नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। सुबह के 10 बज चुके हैं। न्यूज एट 10 लेकर हम हाजिर हैं। तो अगले 1 घंटे में तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से हम आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज एट 10 की। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सूरीनाम यात्रा का आज आखिरी दिन। आज लालरुख संग्रहालय और आर्य देवकर मंदिर जाएंगे राष्ट्रपति। विदेश मंत्रालय ने कहा, राष्ट्रपति की यात्रा के कारण दोनों देशों के संबंधों में आई नई ऊर्जा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जर्मनी के रक्षा मंत्री के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। 4 दिन के भारत दौरे पर पहुंचे बोरिस पिस्टोरियस के साथ दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर होगी बातचीत। G20 के इंटरनेशनल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की बैठक गोवा में। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे में सुधार और वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़े सभी पहलुओं पर होगी बातचीत। हैदराबाद में G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक में डिजिटल हेल्थ इनोवेशन और सॉल्यूशन पर फोकस। आज भारत बायोटेक प्लांट और ICMR एनिमल रिसोर्स इंस्टीट्यूट का दौरा करेंगे प्रतिनिधि। मुंबई में आज से शुरू होगी रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक। मुख्य ब्याज दरों में बदलाव पर हो सकती है चर्चा। 8 जून को होगी घोषणा। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के MR अर्जुन और ध्रुव कपिला की जोड़ी की शानदार शुरुआत। पुरुष युगल के पहले दौर में फ्रांस की जोड़ी को हराकर बनाई दूसरे दौर में जगह। और फ्रेंच ओपन में आज से शुरू होगी क्वार्टर फाइनल की जंग। नोवाक जोकोविच और करेन खचानोव होंगे आमने सामने। तो वहीं सित्सिपास के सामने होगी शीर्ष वरीयता प्राप्त कार्लोस अल्कराज की चुनौती। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सूरीनाम की 3 दिवसीय यात्रा आज संपन्न होगी। आज राष्ट्रपति लालरुख संग्रहालय, आर्य देवकर मंदिर और विष्णु मंदिर के दर्शन करेंगी। इसके बाद 1902 के गेवलिन हेल्डन के स्मारक पर एक समारोह आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति का आज सूरीनाम में सामुदायिक स्वागत भी किया जाएगा। इसके बाद वो अपने अगले चरण की यात्रा के लिए बेलग्रेड रवाना होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सूरीनाम और सर्बिया की राजकीय यात्रा के पहले चरण के दूसरे दिन सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो में भारत और सूरीनाम के बीच गहरे संबंधों के एक असाधारण प्रतीक के रूप में सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम सरकार के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को प्राप्त करने वाली चौथी व्यक्ति हैं। इसके साथ ही वो ये पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय भी हैं। सूरीनाम के सर्वोच्च सम्मान को स्वीकार करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ये पुरस्कार 1.4 बिलियन भारतीयों और 6.5 लाख सूरीनामियों द्वारा एक दूसरे के लिए साझा किए गए प्यार और स्नेह की मान्यता है। सूरीनाम के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से नवाजा जाना मेरे लिए बड़ी सम्मान की बात है। ये सम्मान न केवल मेरे लिए बल्कि भारत के उन 140 करोड़ से अधिक लोगों के लिए भी अत्यधिक महत्व रखता है, जिसका मैं प्रतिनिधित्व करती हूँ। अपने समकक्ष राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता का नेतृत्व किया।
इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपनी पहली राजकीय यात्रा पर सूरीनाम भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर आकर बेहद खुश हैं। हम सभी सूरीनाम में भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एकत्रित हुई, जो सूरीनाम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस दिन 1873 में भारतीयों के पहला समूह पानी के जहाज लाला रूट से सूरीनाम के तट पर पहुंचा। उससे इस देश के इतिहास में एक नया अध्याय की शुरुआत हुई। उसके बाद अगले कुछ दशकों में इस देश में 34,000 से अधिक भारतीय आए। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की तरह सूरीनाम भी एक विविध देश है, जहां विभिन्न जातियों, भाषाओं और धर्मों के लोग शांति और सद्भाव से रहते हैं। उन्होंने कहा कि गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध भारत सूरीनाम के बहुआयामी और आधुनिक साझेदारी की नींव रखते हैं। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद राष्ट्रपति ने अपने सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी को भारत की ओर से सूरीनाम के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए दवाएं सौंपी। इस अवसर पर चिकित्सा उत्पादों के विनिमय के क्षेत्र में सहयोग, भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देने के और कृषि एवं संबंध क्षेत्रों में वर्ष 2023 से 27 की अवधि के लिए संयुक्त कार्य योजना पर हस्ताक्षर भी किए गए। लंबे समय से सूरीनाम में भारतीय मूल के 5वीं और 6ठी पीढ़ी को OCI कार्ड के लिए मांग कर रहे थे। उनकी इस बात को मानते हुए सूरीनाम में भारतीय मूल के 5वीं और 6ठी पीढ़ी को OCI कार्ड दिया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति ने मैरिनेट ट्रैप का दौरा किया, जहां उन्होंने लल्ला रुख के साथ पहले भारतीयों के आगमन का अनुकरण और स्वागत देखा। इसके बाद उन्होंने इंडिपेंडेंस स्क्वायर में सिम्युलेटेड गांव का उद्घाटन किया। शाम को राष्ट्रपति पारामारिबो में इंडिपेंडेंस स्क्वायर में सूरीनाम में भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित एक सांस्कृतिक उत्सव में भाग लिया। अपनी पहली राजकीय यात्रा में सूरीनाम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सबसे बड़े सिविलियन सम्मान से नवाजा गया। इसके साथ ही सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी के साथ जो डेलीगेशन लेवल की बात हुई, उसमें साफ तौर पर यह निकल कर आया कि आखिर किस तरीके से दोनों देश बेहतर सहयोगी तौर पर आगे बढ़ सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, डिफेंस की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, तो ये ऐसे खास मुद्दे थे जो निकल कर आए, जिसमें भारत और सूरीनाम भविष्य में बेहतर तौर पर आगे बढ़ सकते हैं। मेरी सहयोगी अनुज और कैमरामैन एस जयशंकर के साथ सुधीर यादव, पैरामारिबो, सूरीनाम। और वहीं सूरीनाम में आधिकारिक व्यवस्थाओं के बावजूद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजधानी पारामारिबो में बच्चों के साथ कुछ समय बिताया। इन बच्चों ने राष्ट्रपति मुर्मू का स्वागत किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने इन बच्चों को भारत में बनी चॉकलेट दी। और वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सूरीनाम यात्रा को विदेश मंत्रालय ने सफल बताया और कहा कि दोनों देशों के राष्ट्रपति ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और इस दौरान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। Bilateral relations in all fields, including political, trade and economic, development partnership and people-to-people ties. Specific areas of cooperation such as ICT, agriculture, defense, health and pharmaceuticals and Ayurveda were discussed. Both expressed the desire to give greater content to the traditional warm and friendly ties between the two countries. और वहीं विदेश मंत्रालय के सचिव सौरभ कुमार ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने सूरीनाम की यात्रा के कुछ प्रमुख वहां पर घोषणाएं की हैं, जो आने वाले दिनों में भारत और सूरीनाम के संबंधों में नई ऊर्जा भरने का काम करेंगी और दोनों देशों के रिश्ते और गहरे होंगे। इन घोषणाओं में रक्षा क्षेत्र में सूरीनाम के सहयोग के लिए भारत के एक प्रतिनिधिमंडल की यात्रा भी शामिल है। Rashtrapati ji made the following significant announcements which would further strengthen India-Suriname relations. One, she mentioned the extension of the OCI card facility to the 5th and 6th generation persons of Indian origin. Number two, India's commitment to socio-economic development projects include assistance
in the establishment of an old age home for senior citizens. Also, 5 quick impact projects will be launched shortly, and an additional one focusing on promotion of women entrepreneurship by supporting rice cultivation has been added to these 5. Visit of an Indian delegation to Suriname to discuss cooperation in the area of defense and capacity building of Suriname Armed Forces. India's contribution to development of small and medium scale enterprises in Suriname through supply of machinery from India as a grant towards some selected specific projects. And lastly, organization of Festival of India in Suriname later this year to coincide with the celebrations to commemorate 150 years of arrival of Indians in Suriname. और वहीं सर्बिया में भारतीय अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं और साथ ही अपने काम के माध्यम से देश की संस्कृति का भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बेलग्रेड से हमारी संवाददाता मंजू मीना की ये खास रिपोर्ट देखिए। नविता ने अपने पति के साथ सर्बिया में पिछले साल दिसंबर में मैखाने के नाम से एक रेस्टोरेंट की शुरुआत की, जो कुछ ही महीनों में अपने विशेष भारतीय जायके के लिए सर्बिया के लोगों के बीच मशहूर होने लगा। भारतीय मसालों की खुशबू और देसी चाय का शौक यहाँ के लोगों को इस कदर भा रहा है कि यहाँ आने वाले लोग अपने अन्य दोस्तों, रिश्तेदारों को भी यहाँ लेकर आने लगे हैं। जो भी हमारे देश ने पिछले 9 साल में अचीव किया है इंटरनेशनली और नेशनली, हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हमारे जो इंडिया को इतना एक दबा के रखा गया था, उसको आगे नहीं आने दिया जाता था, और जो हमें प्लेटफॉर्म आज की तारीख में मिल रहा है, इट इज़ इनक्रेडिबल। हमें बहुत अच्छा लगता है और हम बहुत प्राउड फील करते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा देश ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और हमारे देश का हर नागरिक ऐसे ही आगे बढ़े। विकास ने 2 साल पहले बेलग्रेड में एक पराठा रेस्टोरेंट खोला था और अब वो अपना तीसरा रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी में जुटे हैं। लोगों को भारतीय पराठों का तीखापन और चटकारेदार स्वाद काफी पसंद आ रहा है। मुझे हमेशा से खाना पकाने का शौक था। मेरे घर पे मेरी मम्मी बनाते थे और उनके बाजू में खड़े रह के मुझे हमेशा से शौक था कि हाँ चलिए ये कैसे कर रहे हैं। एंड मैंने अपने ज़िंदगी के ऑलमोस्ट 10 साल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बिताए हैं। एंड इवेंचुअली आफ्टर कोरोना मुझे लगा कि चलिए खाना पकाने का शौक है, फॉरेन कंट्री में आए, सो लेट्स ट्राई आउट। इसी वजह से मैं सोचा कि चलिए यहाँ पे अपने हाथ का बना हुआ कुछ खाना प्रोवाइड करते हैं लोगों को, एंड उस तरीके से मैं फूड इंडस्ट्री में आया हूँ। बेसिकली मेरे यहाँ पे जब सर्विंग कस्टमर्स आते हैं तो सबके दिमाग में एक बात रहती है कि अरे हमें इंडिया जाना है एंड वहाँ का कल्चर देखना है, बट कई लोग कुछ कारणों से जा नहीं सकते हैं। और जब मैं ये रेस्टोरेंट खोल रहा था, मेरा फर्स्ट एक इंटेंशन था कि अगर कोई जा नहीं सकता है, एटलीस्ट मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँ कि जितना हो सके अपने इंडियन कल्चर को यहाँ पे दिखाऊँ, चाहे वो हैंडवर्क हो या कोई भी आर्टिफैक्ट्स हो इंडिया के, उसे दिखाने की कोशिश करूँ और उन्हें एक महसूस हो कि वो एक सिर्फ रेस्टोरेंट में नहीं, इंडिया के बीच में बैठे हैं। सो वो मेरा एक सबसे मेन इंटेंशन था यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ अन्य क्षेत्रों में भी भारतीय अपनी अमिट छाप छोड़ रहे हैं। भारतीय डॉक्टर संदीप खडेकर पिछले 18 वर्षों से बेलग्रेड में स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। उनकी क्लिनिक पर सर्बिया के चर्चित खिलाड़ी, कलाकार और प्रख्यात व्यक्ति भी परामर्श के लिए आते हैं। Dr. Shripat Khedekar firstly treated me. I have some horrible, let's say, allergies, and after a few remedies, results were amazing. Wow effect, I would say, after first one, and then I started learning a little bit through some friendship with Shripad, and then we become in some relations like brother, family members of each other. So I can say big thanks to him. He is my older brother. I'm now looking him as that, and part of my family, and I'm part of his family as well. So धन्यवाद आभार भाई। हमारा कल्चर उनको काफ़ी अच्छा लगा है, दे लाइक द वे वी आर एम्पैथिक टुवर्ड्स पेशेंट्स, हमारा अप्रोच, हमारी एडवांस लेवल, हमारा फास्ट थिंकिंग जो चलता है इंडिया में, यहाँ पे डॉक्टर्स आर वेरी सिस्टमैटिक एंड वेरी स्लो, तो एज अगेंस्ट दे प्रेफर कमिंग टू एन इंडियन डॉक्टर।
सो आई पर्सनली फील कि सिर्फ कलर में फ़र्क है. यहाँ के लोग ऑब्वियसली दे आर वाइट, मगर कल्चरली दे आर वेरी फ्रेंडली लाइक इंडियंस. दे एंजॉय देयर लाइफ. यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस इतनी नहीं है इफ़ यू कंपेयर टू अदर कंट्रीज इन यूरोप. सो पीपल आर वेरी फ्री. So I find a lot of similarities in the food, in music, इनके dances. So काफ़ी similar है मुझे लगता है. Obviously India is a superpower and I personally feel it's a big honor that she's coming here. और यहाँ पे business, trade, culture काफ़ी exchanges होंगे. And Serbia के लिए काफ़ी advantages है a country like India coming and meeting the Prime Minister and President here. So we are all really very excited and we feel honored as Indians कि हमको भी इस event में participate करने का मौका मिला है. जहां विशाल और नविता ने अपने अपने रेस्टोरेंट के माध्यम से यहाँ के लोकल लोगों को भारत का खाने का जो स्वाद है वो पहुँचा रहे हैं और यहाँ पर यूरोप के देशों से आने वाले और जो लोग हैं वो भी यहाँ के व्यंजनों को चख रहे हैं. इस तरीके से दोनों देशों के बीच में सांस्कृतिक रिश्ते भी काफ़ी मजबूत हो रहे हैं. ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि अब भारत और सर्बिया के बीच में पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो है वो बढ़ेगा और हमारे रिश्ते पहले से ज़्यादा मजबूत होंगे. मैं मंजू मीना, कैमरा पर्सन एम ए खान के साथ डीडी न्यूज के लिए बेलग्रेड, सर्बिया से. और जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली में हैं. उनकी आज भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय बातचीत होगी. इस दौरान औद्योगिक सहयोग पर ध्यान देने के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है. राजनाथ सिंह के साथ बैठक के अलावा जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कुछ रक्षा स्टार्टअप से भी मुलाकात करेंगे. कल बुधवार को जर्मनी के रक्षा मंत्री मुंबई की यात्रा करेंगे, जहां वो पश्चिमी नौसेना कमान और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के मुख्यालयों का दौरा भी करेंगे. और वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोमवार को विंडहोक में उप प्रधानमंत्री और नामीबिया के विदेश मंत्री के साथ भारत और नामीबिया के बीच सहयोग के पहले संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता की. विदेश मंत्री ने कहा कि हमारे समकालीन सहयोग को लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक सद्भावना और हमारी बढ़ती विकास साझेदारी पर आधारित होना चाहिए. दोनों ने ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, परिवहन और कनेक्टिविटी, डिजिटल फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य सुरक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और संस्कृति के साथ साथ वन्यजीव सहयोग और इको टूरिज्म में हमारे संबंधों को आगे बढ़ाने पर चर्चा की. As the results of our discussions today, I certainly leave with a much clearer picture of the possibilities before us. These include closer cooperation in the field of energy, including in oil and gas, green hydrogen and solar. Infrastructure development, especially with regard to railways, roads, ports, electricity transmission and water usage. Our collaboration in wildlife relocation and conservation is also very significant. The reintroduction of cheetahs in India that were given by Namibia is truly a milestone. We also discussed food security and the prospects for expanding millet production. There was a mutual interest in taking forward our cooperation in arts, culture, heritage and people-to-people context. We have an expectation that this will take the shape of a systemic plan of action that I hope our officials will sit and discuss together. और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय सहायता से बनाए गए नामीबिया विश्वविद्यालय में आईटी केंद्र का उद्घाटन किया. और विदेश मंत्री ने नामीबिया में सक्रिय गुजरात के भारतीय हीरा व्यवसायियों से भी मुलाकात की. जयशंकर ने कहा कि वे सच्ची दोस्ती कायम करते हुए हमारे आर्थिक हितों को आगे बढ़ा रहे हैं. उन्होंने कहा कि नामीबियाई सरकार स्थानीय अर्थव्यवस्था में उनके योगदान की सराहना करती है. विदेश मंत्री ने नामीबिया के राष्ट्रपति डॉक्टर हेज जी जिंगोब से भी मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत बधाई दी. विदेश मंत्री ने उन्हें संयुक्त आयोग की बैठक के बारे में जानकारी दी और साझेदारी को और गहरा करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की.
बिहार के भागलपुर में अगवानी सुल्तानगंज पुल के ढहने के मामले की स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। बता दें कि बिहार के भागलपुर में रविवार को खगड़िया अगवानी सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर बन रहा पुल भरभराकर गिर गया। इस हादसे का खौफनाक वीडियो भी सामने आया। पुल का शिलान्यास 4 साल पहले सीएम नीतीश कुमार ने किया था। 1717 करोड़ की लागत से बनने वाले पुल का एक हिस्सा 2 साल पहले भी गिरा था। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। आपकी जिंदगी में कौन जीतता है, दिल या दिमाग? दिमाग समझा रहा है घी तेल कम खाओ, तंदुरुस्त रहोगे, पर दिल ललचा रहा है। अंकल जी रोज पराठे दबाते हैं, कुछ नहीं हुआ। दिमाग बनाता है। कल को ऐसी बीमारियां हो गई कुछ खा ही ना पाओ तो क्या फायदा? इसलिए आधे लड्डू से काम चलाओ। पर दिल जिद करता है, खाऊंगा तो पूरा ही। इसलिए सोचिए आपकी जिंदगी में हर दिन कौन जीतता है, क्योंकि तंदुरुस्ती दिल से ज्यादा दिमाग का खेल है। आज से ही खाने में चीनी, नमक और तेल कम कीजिए। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम। उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान। बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान। जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ DD न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आंध्र प्रदेश में हुए एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा गुंटूर जिले के वट्टी चेरुकुरू गांव में तेज रफ्तार में ट्रैक्टर के पलटने से हुआ, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई और 8 अन्य घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नाव पलटने से 5 युवक डूब गए। बोटिंग करते वक्त तेज आंधी आने से नाव पलट गई, जिससे 5 युवक गहरे पानी में डूब गए। जल पुलिस और NDRF की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। वहीं पीड़ित के परिजनों ने बताया कि गंगा में डूबे 5 युवकों में से 2 युवक अभी भी लापता हैं। हमारा भतीजा था, तो आया था 5 लोग साथ में नहाने के लिए। तो विद्युत प्रशासन जो यहाँ पर वो सब लगा हुआ है वो सब नहीं था। लोग यहाँ के लोग जो बोल रहे हैं सब नहीं था। जब वो सब कुल हो गया तब बाद में सब लेकर लाकर लोग लगाए हैं। इसके बाद अभी कोई पता नहीं चला। ये घटना है करीब 6 बजे के करीब में है घटना है। हम लोग को जानकारी 2 घंटा 8 साढ़े 8 बजे हम लोग के पास फोन आया था। हम लोग वहाँ से जैसे सुने तुरंत वहाँ से हम लोग निकले। और वहीं रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक आज मुंबई में शुरू हो रही है। 8 जून गुरुवार को द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की जाएगी। मौद्रिक नीति समिति की ये बैठक खुदरा मुद्रास्फीति के 4.7% पर आने की पृष्ठभूमि में हो रही है। 18 महीने बाद मुद्रास्फीति 5% से नीचे आई है। विशेषज्ञों के अनुसार रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में 6 सदस्यों की समिति मुख्य ब्याज दरों में यथास्थिति बनाए रख सकती है, ताकि मुद्रास्फीति में गिरावट का रुझान जारी रहे। उम्मीद है कि इस महीने मुद्रास्फीति में और कमी आएगी। मौद्रिक नीति समिति की पिछली बैठक के बाद रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 6.5% पर रखकर ब्याज दरों में बढ़ोतरी पर विराम लगाया था। 2000 रुपए के नोटों की प्रचलन से वापसी के घोषणा के बाद मौद्रिक नीति समिति की यह पहली बैठक है। और वहीं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में केंद्र के नेतृत्व के कारण सुखद बदलाव आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पंचायतों के सफल चुनाव हुए हैं, जबकि 70 साल बाद पहला भी राज्य में जिला पंचायत के लिए चुनाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में विकास और शांति की बहाली है। ऐसे में श्री अमरनाथ जी की यात्रा को 2 महीने तक चलाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में करीब 1.25 करोड़ पर्यटक आए हैं, जबकि वैष्णो देवी की यात्रा में 50,000 से ज्यादा यात्री रोजाना आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने ऐसे में बाबा बर्फानी की यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंचने की आशा जताई है। वहाँ पंचायतों के भी चुनाव कराए और 70 वर्ष के बाद पहली बार जिला परिषदों के चुनाव, और लोगों ने कितना बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया। 70-70, 80% वोटिंग हुई है। तो कहने का तात्पर्य, और अब आने वाले समय फौरी तौर पर तो मुझे लगता है कि बड़ी जो इवेंट है वो है अमरनाथ की यात्रा 1 जुलाई से, और बड़े कई वर्षों के बाद इस बार 2 महीने उसका अवधि काल रख दिया गया है। और ये जब 2 महीने अवधि काल रखा जाता है तो इससे बहुत सारे संदेश जाते हैं। पहला तो ये कि अब सरकार में इतनी क्षमता है कि वो इस 2 महीने इसकी व्यवस्था कर सके। अब वो ज़माना नहीं रहा आतंक के दिनों में, जब कभी बार यात्रा को 15 दिन भी कर दिया जाता था, 20 दिन कर दिया जाता था। कोविड में तो शायद बीच में रोकना पड़ा, लेकिन आतंक के कारण अब खुले माहौल में 2 महीने से अधिक तो फिर वो शिवलिंग का भी शायद उतना नहीं रहता। इसके अतिरिक्त इसका ये भी संदेश जाता है कि लोगों में इतना उत्साह है कि यदि आज पर्यटक 1.25 करोड़ तक जाते हैं और वैष्णो देवी की यात्रा में 50-50 हज़ार लोग प्रतिदिन जा रहे हैं, तो कल्पना करनी मुश्किल है कितनी बड़ी संख्या में इस बार अमरनाथ के लिए श्रद्धालु आएंगे। और उसको भी मद्देनज़र रखते हुए ये अवधि काल है। यानी सरकार में कॉन्फिडेंस इसकी व्यवस्था करने का और लोगों में उत्साह वहाँ जाने का, ये दोनों चीज़ें इस निर्णय से दर्शाई जा रही हैं। और तीसरी G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की बैठक आज से गोवा में शुरू हो रही है। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए G20 सदस्यों, आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 100 प्रतिनिधि गोवा पहुंचे हैं। इस बेहद अहम बैठक में वित्तीय सुरक्षा नेट को मजबूत करने पर बातचीत होगी। इसके अलावा वैश्विक ऋण से जुड़े मसलों पर भी गौर किया जाएगा। साझा वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने पर चर्चा होगी। और गोवा से श्यामा मिश्रा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। श्यामा का रुख करते हैं। श्यामा, साफ तौर पर क्योंकि फाइनेंशियल ग्रॉस की जब बात हो रही है तो ऐसे में ग्रोथ के लिहाज से जब हम बात करते हैं, कितना अहम ये पूरा फैक्टर होने वाला है, कौन कौन से अहम पॉइंट्स होने वाले हैं जिन पर ये आगे की चर्चा जारी रहने वाली है? देखिए गौरव, आप अपने एंकर में पहले ही आप बता चुके हैं कि भारत की क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी और भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत कई सारे ऐसे मुद्दे चुने गए हैं जो कि ना सिर्फ टाइमली है बल्कि रेलेवेंट भी है। तो ऐसे में जब हम बात करते हैं तो कोई भी वर्किंग ग्रुप की बात कर लीजिए, भारत के सामने 2 अहम मुद्दे हैं, एक SDGs को प्राप्त करना और दूसरा कि आप साथ में क्लाइमेट को लेकर चल रहे हैं। जब हम फाइनेंशियल आर्किटेक्चर की बात करते हैं, उसे मजबूत करने की बात करते हैं, तो ये तीसरी मीटिंग है जो गोवा में आज से शुरू हो चुकी है। पहला सेशन ऑलरेडी अंदर शुरू हो चुका है और वहां पर जब हम देख रहे हैं कि प्राथमिकता की जो एक पहली जो पॉइंट है उस पर चर्चा हो रही है, जहां पर बहुत सारे ऐसे गरीब देश होते हैं जो पैसे चुका नहीं पाते हैं लोन लेके। ऐसे में ना सिर्फ पैसा आपका वापस नहीं आता बल्कि विकास के रास्ते में भी अड़चन आती है। किस तरीके से आप इसे एड्रेस करेंगे और आप इसे कैसे रिजॉल्व करेंगे, इस पर चर्चा जारी है अंदर। इसके अलावा ग्लोबल फाइनेंशियल सेफ्टी नेट, इसको आप कैसे मजबूती प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि जब क्राइसिस का समय आता है तो यही सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, कई सारे ऐसे मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं जिससे एक सपोर्ट मिलता है कई सारे देशों को। तो आप इसे कैसे मजबूती प्रदान करेंगे, वो दूसरा एक मुद्दा होगा प्राथमिकता का। तीसरी जो सेशन होगी वो IMF से रिलेटेड होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि IMF अपने मेंबर कंट्रीज को जरूरत के समय पे पैसे प्रदान करता है, तो उसे स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स कहते हैं। तो उस पर भी चर्चा होगी कि किस तरीके से इसे बढ़ाया जाए, कैसे जो देशों को ज्यादा जरूरत है उसे अमेंड किया जाए, इन सब चीजों पर चर्चा होगी। इसके अलावा एक साइड इवेंट आज होने वाली है जो होगी मूविंग ऑर्डरली टुवर्ड्स ग्रीन ट्रांजिशन, कि आप जब डिजिटली तरीके से मूव करते हैं ट्रांजैक्शन के टुवर्ड्स, तो वो कैसे होगा, इन्वेस्टमेंट्स कैसे होगा, कैपिटल इनफ्लोज आपके कैसे होंगे, उन सब पर चर्चा होगी। बाकी के जो 6 में से प्राथमिकताएं की जो बातें होंगी
उन पर चर्चा कल होगी। तो पहला दिन जाहिर सी बात है काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और दूसरी भी जो दिन होगी वो चर्चा, दोनों दिन की चर्चा काफी अहम होगी क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इनमें जो भी बातें होती हैं, जो भी चर्चाएं होती हैं, वो सीधे जाएंगी वित्त मंत्री विभिन्न देशों के और साथ ही सेंट्रल बैंक गवर्नर्स के मीटिंग में। हम जानते हैं कि जुलाई में इनकी मीटिंग होने वाली है, तो ये तीसरी मीटिंग है, तो काफी अहम मीटिंग होती है ड्राफ्ट कम्युनिके डिसाइड करने के तरफ में भी। और साथ ही जब हम बात करते हैं ये मीटिंग में जाने वाली है तो एक बहुत अहम मीटिंग आ जाता है, बहुत अहम मोड़ पर है कि चीजों को हम शेप अप करें, जो एजेंडा हम विश्व के सामने हमने रखा हुआ है उस पर कहीं ना कहीं हम एक ठोस बात पर आए ताकि उसे एक्शनेबल डिसीजन के तहत में हम टर्न कर सकें। गौरव, फ्यूचरिस्टिक इसमें स्टेप्स कौन कौन से ऐसे उठाए जा रहे हैं जिनसे आने वाले समय में और ज्यादा मजबूती उन तमाम देशों को मिले जो आपस में वित्तीय समावेशन कर रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो आप जब हम विकास की बात करते हैं तो अभी फिलहाल एक बहुत बड़ा मुद्दा है विकासशील देशों के सामने कि आप सिर्फ विकास नहीं करना है, आपको एनवायरनमेंट को साथ में लेके चलना है। जब ऐसे में हम जब बात करते हैं कि आपको विकास प्राप्त करना है तो बहुत अहम मुद्दा आता है यहाँ पे, आप लागत कहाँ से लाएंगे, आप फाइनेंस कहाँ से लाएंगे। बहुत सारे जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक और ऐसे कई सारे अन्य जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो फिलहाल पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं इसमें, उनकी तरफ सभी की निगाहें होती हैं। कई सारे जो कंट्रीज हैं वो डेवलप्ड नेशंस की तरफ देखते हैं और डेवलप्ड नेशंस मदद भी करते हैं क्योंकि हैंड होल्डिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और G20 मेंबर कंट्रीज या G20 में ऐसे अहम मुद्दे हमेशा लाए गए हैं सामने कि अब जरूरत यह है कि डेवलप्ड नेशन सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि डेवलपिंग नेशंस के बारे में भी सोचे, क्योंकि अगर उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो डेवलप्ड नेशंस पर भी असर पड़ता है। तो ये सारी चर्चाएं कि आप गरीब देशों के लिए आप क्या कर सकते हैं, कई सारे ऐसे देशों में जहां पर बहुत ज्यादा क्राइसिस आ जाता है, उनके पास पैसे बिल्कुल नहीं होते हैं या उनकी इन्फ्लेशन रेट्स एकदम स्काई रॉकेट हो जाते हैं, आप कैसे सामान्य जनों को एक जो पानी की बात कर ले, हम पानी एक नॉर्मल तरीके में नॉर्मल रेंज में उपलब्ध करा सकें या खान पान की जो वस्तुएं हैं वो नॉर्मल रेंज में उपलब्ध करवा सकें, इन सब चीजों पर चर्चा होगी। तो ना सिर्फ बहुत बड़ी बड़ी बातें बल्कि यहाँ पे बहुत ग्रास रूट से रिलेटेड चीजें हो रही हैं, ग्रास रूट से रिलेटेड बातें होती हैं, डेलिबरेट होती हैं उन सब चीजों पर। तो फ्यूचरिस्टिक हम यही कह सकते हैं कि हम डिजिटल की तरफ तो मुड़ ही रहे हैं, लेकिन साथ ही ऐसे देशों के लिए कि क्या किया जा सकता है जो अभी तक जिनके बारे में नहीं सोचा जा रहा था या जिनके वजह से जो SDGs हम प्राप्त करना चाह रहे हैं वो थोड़ा सा रुकावट हो सकता है, तो उनको आपके सामने एक उपाय बचता है कि आप सभी को साथ में लेके चलिए ताकि आप SDGs को प्राप्त कर सकें। तो यही सारी चर्चाएं यहाँ पर हो रही हैं और तीसरी मीटिंग है तो हम जानते हैं कि काफी निर्णायक मोड़ के ऊपर में भी इन सब जो प्रायोरिटी एरियाज है उनका चर्चा अब तक पहुंच चुका है। तो कल जब एक क्लोजिंग PC होगी तब हमें पता चलेगा कि जो ये मुद्दों पे जो चर्चा हो रही थी लगातार और ये तीसरी मीटिंग है लगातार जो चर्चा हो रही है कहां तक पहुंची है और किस तरीके से ये जो पॉइंटर्स हैं वो टर्न किए जाएंगे और साथ ही आगे जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं या सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग है वहां तक पहुंचती है। श्यामा, जो कई देश ऐसे हैं जहां पर देखा गया है कि उनको ब्लैक लिस्ट की श्रेणी में भी लेकर आया गया है क्योंकि वो पैसे ले लेते हैं और जिसके उसके बाद फिर वो उस हिसाब से लौटा नहीं पाते, उनकी कैपेसिटी नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं उस तरह की स्थितियां भी उत्पन्न वैश्विक में स्तर पर हमने देखी है, जो तमाम देश हैं उनके यहाँ पर देखने को मिली है। तो ऐसी स्थिति में इससे निपटने के लिए किस तरह की यहाँ पर कार्यप्रणाली अपनाई जा सकती है, क्योंकि हमने देखा है कि तमाम ऐसे देश भी हैं जो डिफॉल्टर की में आए हैं जिसके बाद उन्होंने ब्लैकलिस्ट किया गया। तो कहीं ना कहीं क्या यह भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आने वाले समय के लिए कि इस पर भी बहुत ज्यादा फोकस रखा जाए? बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है गौरव। अब जब जैसे आप बता भी रहे हैं तो ये पहला ही प्राथमिकता का मुद्दा है जो ये वर्किंग ग्रुप मीटिंग डेलिबरेट कर रही है। और जब हम बात करते हैं कि ऐसे देशों का जो डिफॉल्ट कर जाते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्टिंग दी ग्लोबल फाइनेंशियल डेट वल्नरेबिलिटीज, ये एक जो टॉपिक है मुद्दा है प्राथमिकता का, वहां पर चर्चा हो रही है। इन सभी में जब चर्चा होती है तो कई सारे ऐसे इनोवेटिव या ऐसे तरीके सामने आते हैं जो कई सारे देश अपने लेवल पर इस्तेमाल करते हैं, अपने देश में इस्तेमाल करते हैं। और जब हम बात करते हैं G20 कंट्रीज की तो ये अक्सर कहा जाता है कि ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आप बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करते हैं।
तो जो देश में, जो हमारे देश में हम जो अपनाते हैं, हो सकता है कई सारे देश उसे समझ सकें और उसे अपने देश में भी इंप्लीमेंट कर सकें, और साथ ही भारत भी कई सारे देशों से ये समझ सकता है, सीख सकता है कि हमारे देश में वो कैसे अपनाया जा सकता है, कैसे पॉपुलेशन के इस्तेमाल के लिए यूज किया जा सकता है। तो ये सब जब चर्चा होती है तो कई सारे देश अपनी तरफ से बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करते हैं। क्या इसमें, क्योंकि ये इन कैमरा मीटिंग है तो वो समझना तो हमको तभी समझ में आएगा जब क्लोजिंग प्रेस वार्ता होगी और वहां पर पता चलेगा कि क्या ऐसे मैकेनिज्म बनाए गए हैं या क्या कोई ऐसे अलायंस बनाए गए हैं, क्या कोई फाइनेंशियल ऐसे एक ग्रुपिंग रखी गई है, या आप पैसे एलोकेट कर रहे हैं कि ऐसे समय में जब क्राइसिस का समय आता है तो आप कहां से पैसे एलोकेट करेंगे। क्योंकि ये भी बताया जा रहा था कि ग्लोबल फाइनेंशियल सेफ्टी नेट एक ऐसा जो मैकेनिज्म है जहां पे आप पैसे अलग से निकाल के रखते हैं। तो ये बताया जा रहा था कि जो कोविड का समय था या पैंडेमिक का समय था, क्राइसिस आया था, तो ये जो अमाउंट था जो यूजुअली बचाया जाता है या यूजुअली साइड में रखा जाता है, वो अमाउंट काफी ज्यादा बढ़ भी गया था। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप क्राइसिस जब होता है तो आप पैसे उस तरीके से आप डील करते हैं, उस तरीके से आप मैकेनिज्म्स अपनाते हैं, और G20 एक वही जरिया है जहां पर आप उसे बेहतर तरीके से पूरे विश्व के लिए, ना सिर्फ G20 मेंबर कंट्रीज के लिए या इनवाइटेड कंट्रीज के लिए, बल्कि पूरे विश्व के लिए आप वो चीज समझा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम ग्लोबल साउथ का एक वॉइस बन रहे हैं, वो जो एजेंडा है वो हम उसे शेप कर रहे हैं। कई सारे ऐसे देश जो G20 के मेंबर कंट्रीज नहीं है, जो गरीब देश हैं, वो यहाँ पर नहीं आए हुए हैं, उनकी भी बात, उनकी भी आवाज हम इस टेबल पर रख रहे हैं। इसीलिए भारत की जो ये प्रेसिडेंसी है ऐसे समय में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। तो ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरी बैठक है और इस बैठक में जिन जिन अहम बातों पर फोकस रखा जाएगा उसके बारे में श्यामा मिश्रा हमारी सहयोगी हमें जानकारी दे रही थी। आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद में हो रहे G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक के तीसरे दिन की शुरुआत प्राणायाम और मेडिटेशन से हुई। इस सत्र में G20 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। हैदराबाद में G20 देशों के प्रतिनिधि भारत बायोटेक प्लांट और ICMR एनिमल रिसोर्स इंस्टीट्यूट का दौरा करेंगे। इससे पहले कल डिजिटल हेल्थ इनोवेशन और सॉल्यूशन पर फोकस किया गया। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने अपने संबोधन में डिजिटल हेल्थ इनोवेशन और सॉल्यूशन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तकनीक के बढ़ते प्रयोग से सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। The G20 group is deliberating to create a global digital health initiative, and the discussion is on how do we bring it together, what does it do over and above what's being done, and how it will help the larger cause of the world, and then how to govern it and how to finance it. These are the discussions. There is an agreement that such an initiative should be there. There is a concurrence that we should create a global system of this nature, and it should become an enabler of universal health coverage through these technologies, and the technology will become more complex, technologies will become more powerful as the time grows, so it is time that we really put our act together. और वहीं हैदराबाद में हो रहे G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक के साइड लाइन इवेंट का उद्घाटन करने के बाद केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने एक प्रदर्शनी का भी दौरा कर वहां लगे विभिन्न स्टॉल का जायजा लिया। देश में हो रहे इनोवेशन को देखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश में बहुत इनोवेशन हो रहा है जिसको इस प्रदर्शनी में दिखाया गया। आने वाले दिनों में ये प्रोडक्ट देश और दुनिया के लोगों को उपलब्ध भी होगा। और पाकिस्तान में 9 मई को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के पश्चात देश में भड़की हिंसा के बाद कई नेताओं ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी PTI से किनारा कर लिया और अब नई पार्टी बनाने की घोषणा की है। इस संगठन में शामिल होने वालों में फवाद चौधरी जैसे नेता भी शामिल हैं। फवाद को इमरान के सबसे करीबी लोगों में से गिना जाता था। PTI छोड़ने वाले नेताओं ने सोमवार को डेमोक्रेट्स नाम से एक नया संगठन बना लिया।
पिछले महीने इमरान की पार्टी छोड़ने वाले पंजाब प्रांत के पूर्व गृह मंत्री हाशिम डोगर इस संगठन के प्रमुख हैं। अभी इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है कि ये संगठन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे कुछ बड़े राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन करेगा या नहीं। जानकारी के अनुसार डेमोक्रेट्स सत्तारूढ़ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के विरोध के रूप में काम करना जारी रखेगा। दूसरी ओर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने चुनाव में देरी की आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा कि बिना देरी किए देश में आम चुनाव अक्टूबर में ही होंगे। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर आम चुनाव गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे पाकिस्तान में राजनीतिक स्थिरता के लिए आवश्यक है। अबदस्त प्रधानमंत्री इमरान खान नीत विपक्षी दल पीटीआई ने आशंका जताई है कि सत्तारूढ़ गठबंधन आम चुनाव कराने में देरी कर सकता है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ओवल ऑफिस में डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन से मुलाकात की। बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन में रूस के हमले से निपटने के लिए अमेरिका और डेनमार्क मिलकर काम कर रहे हैं। वे रूस के क्रूर आक्रमण के खिलाफ यूक्रेन के लोगों के लिए खड़े हैं। डेनमार्क की प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन की अमेरिकी यात्रा को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि व्हाइट हाउस पहली महिला नाटो महासचिव के रूप में उनका समर्थन कर सकता है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता एडमिरल जॉन किर्बी ने कहा है कि अमेरिका यूक्रेन को प्रदान की जाने वाली हवाई सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है। किर्बी ने कहा कि हवाई रक्षा प्राथमिकताओं की सूची में सबसे ऊपर है, जिसे अमेरिका जारी रखेगा। गौरतलब है कि अमेरिका और जर्मनी ने इस वर्ष यूक्रेन को उन्नत पैट्रियट मिसाइल बैटरी मुहैया कराई है। वहीं यूक्रेन को पहले से ही पश्चिमी साझेदारों से नासाम्स और एरिस-टी जैसी उन्नत शॉर्टर रेंज सिस्टम्स भी मिल चुकी हैं। व्हाइट हाउस ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि समुद्र और हवा में अमेरिकी बलों के साथ निकट टकराव के लिए जिम्मेदार चीनी सेना की आक्रामकता जल्द ही खत्म हो सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि किसी को चोट लगने में देर नहीं लगेगी। कनाडा इस गर्मी में जंगल की लगी भीषण आग की समस्या से जूझ रहा है और ओटावा में एक संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जंगलों में लगी आग पर गंभीर चिंता जताई। ट्रूडो ने कहा कि हम गर्मी के मौसम के साथ ही भीषण आग का भी सामना करने जा रहे हैं। ट्रूडो ने बताया कि लगभग सभी कैनेडियाई प्रांतों और क्षेत्रों में आग जल रही है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि अगस्त तक कनाडा के अधिकांश हिस्सों में जंगल की आग का खतरा और बढ़ जाएगा। जानकारी के मुताबिक पूर्वी कनाडा में लपटें तेजी से बढ़ रही हैं और नोवा स्कोटिया के अटलांटिक प्रांत के साथ साथ तटीय क्यूबेक में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर कर दिया है। रविवार तक के आंकड़ों के मुताबिक लगभग 3.3 मिलियन हेक्टेयर जल चुका था। इस प्राकृतिक आपदा के कारण 1,20,000 से अधिक लोग अस्थायी रूप से अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। प्रधानमंत्री ट्रूडो ने कहा कि कई लोगों के लिए ये डरावना समय है। और वहीं अमेरिका के वर्जीनिया में रविवार को एक विमान दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में अमेरिकी अधिकारियों ने खुलासा किया है। अधिकारियों ने कहा है कि दुर्घटनाग्रस्त विमान का पायलट हादसे से पहले अपनी सीट से फिसला था। जांच में लापरवाही बरतने की बात सामने आई है। उन्होंने बताया कि पायलट ने विमान को खुद रोका था। सूत्रों ने ये जानकारी दी है। बता दें कि अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने रविवार को वॉशिंगटन के इलाके में उड़ रहे एक रहस्यमयी विमान का पीछा किया था, जो बाद में वर्जीनिया में क्रैश हो गया। अमेरिका के अधिकारियों के मुताबिक इस हादसे में विमान में सवार सभी 4 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं पुलिस ने भी पुष्टि की थी कि विमान हादसे के बाद बचाव दल जब दुर्घटना स्थल पर पहुंचे तो विमान में सवार कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचा था। इधर दुर्घटनाग्रस्त विमान के मालिक ने बताया कि विमान में उनकी बेटी और 2 साल की पोती सवार थी। और वहीं योग आज पूरे विश्व को भारत से जोड़ने की एक नई कड़ी के रूप में सामने आ रहा है। सर्बिया के लोगों में भी योग को लेकर जबरदस्त उत्साह है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे सर्बिया में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बेलग्रेड से हमारी संवाददाता मंजू मीना की ये रिपोर्ट देखिए।
सर्बिया में योग के केंद्र आपको बड़ी संख्या में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ स्कूलों और कॉलेजों में भी योग की शिक्षा दी जाती है। इसी सिलसिले में दूरदर्शन की टीम बेलग्रेड के एक योगा प्रशिक्षण केंद्र पहुंची। लोगों की गंभीर योग मुद्राओं को देखकर आप भी अंदाजा नहीं लगा पा रहे होंगे कि ये दक्षिण पूर्वी यूरोपीय देश सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। जी हाँ, हम खड़े हैं बेलग्रेड में विद्या योगा सेंटर पर। ये सेंटर है जहां पर योगा के टीचर्स को प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ये टीचर स्कूलों और यूनिवर्सिटीज के अंदर बच्चों को योगा की शिक्षा देते हैं। इस केंद्र के संचालक ड्रागन लांसर ने बताया कि वो अपनी विदेश पढ़ाई के दौरान 1976 में योग के संपर्क में आए और 1982 में अपनी यूरोप यात्रा के दौरान वो अपने पहले शिक्षक स्वामी सत्यानंद के संपर्क में आए। इसके बाद उन्होंने अपनी दीक्षा नाम श्री विद्यानंद से एक नई पहचान प्राप्त की और अपने इसी नाम पर उन्होंने बेलग्रेड में विद्या योग प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की, जहाँ ये स्कूल कॉलेज के शिक्षकों को योग का प्रशिक्षण देते हैं। I took initiation in Purna Sannyas in 1988 in India, Bihar School of Yoga from my Guruji, Swami Satyananda Saraswati. In association with Indian Embassy in Belgrade, we organized from the very beginning the International Day of Yoga in various popular places in Belgrade. Thanks to your Prime Minister Modi. It's very good for popularity of yoga because yoga has its therapeutical and prophylactical. कई महीनों तक भारत में रहकर उन्होंने योग और उड़ीसा के बालासोर में जिस तरह से जो दुर्घटना हुई उस पर अब सीबीआई जांच कर रही है। तो ऐसे में आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से अब ये जांच का जो दायरा है वो और ज़्यादा सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को कई बार दोहराया कि सख्त से सख्त कार्रवाई उन दोषियों के ऊपर की जाएगी जिनकी वजह से इस तरह का ये बड़ा हादसा हुआ है। तो ऐसे में ये जांच का जो विषय है उसको लेकर अब जांच की जो आंच है वो कहां तक पहुंचती है देखने वाली बात होगी। लेकिन साफ तौर पर ये जांच काफ़ी कड़ी कर दी गई है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो जांच यहां पर की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर किस वजह से ये जो हादसा है वो हुआ है। तो ऐसे में तमाम जो बड़ी बातें हैं वो यहां से निकल कर सामने आई क्योंकि इतना भीषण हादसा हुआ था और जिसमें तमाम लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। हालांकि युद्ध स्तर पर वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और जिससे लोगों को अस्पताल पहुंचाने में मदद भी मिली। तो ऐसे में ये जो पूरा हादसा था बालासोर का, इसको लेकर अब जांच तेज़ होती हुई नज़र आ रही है और साफ तौर पर आप इन तस्वीरों के ज़रिए भी देख सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन वहाँ पर ख़त्म हुआ और उसके बाद 51 घंटे के भीतर वहाँ पर जो ट्रेनों का परिचालन है उसको दोबारा से शुरू कर दिया गया। तो ऐसे में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वहीं पर मौजूद थे और जब तक ट्रेनों का परिचालन दोबारा से शुरू नहीं हो गया तब तक वो वहाँ पर मौजूद थे। तो इस दुर्घटना स्थल पर आप देख सकते हैं कि सीबीआई की टीम पहुंची है और वो लगातार यहाँ पर जांच कर रही है कि आखिर किस वजह से ये जो पूरा हादसा है वो हुआ। तो ऐसे में बालासोर की इस दुर्घटना को लेकर आपको बता दें कि लगातार सीबीआई के हाथों में जब से गई तो जांच और तेज़ होती हुई नज़र आ रही है और लगातार जिस तरह से एक एक बारीकियों को यहाँ पर जांचने का जो काम है वो सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जो कि हम उड़ीसा के बालासोर से आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर दुर्घटना हुई थी और कोरोमंडल एक्सप्रेस की, और जिसके बाद लगातार जो दायरा है जांच का वो काफ़ी तेज़ कर दिया गया है और जल्द से जल्द जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, इसको लेकर यहाँ पर सीबीआई जांच करने के लिए पहुँच चुकी है और आप तस्वीरों के ज़रिए देख सकते हैं। तो टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है और लगातार एक एक पहलुओं को, एक एक बारीकियों को यहाँ पर देखा जा रहा है, जाना जा रहा है, समझा जा रहा है कि किस वजह से, कौन सा ऐसा फॉल्ट था जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। तो ऐसे में ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक, साफ तौर पर यहाँ पर सीबीआई की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है, क्या हलचल नजर आ रही है, ताज़ा अपडेट क्या है? देखिए, इतनी बड़ी ये दुर्घटना है और दुर्घटना के पीछे कारण क्या है
ये वजह जानना सबसे बड़ी चीज है। और इसको लेकर के जैसे सीआरएस की कमिश्नर रेलवे सेफ्टी की इंक्वायरी की घोषणा की गई थी जिस दिन ये घटना हुई थी रेल मंत्री के द्वारा, और बाद में रेल मंत्री ने इस बात पर भी कहा था कि इसके पीछे जो है कॉन्फ़िगरेशन जो है उसके साथ जो है कहीं छेड़छाड़ किया गया है और रूट लेवल को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। उसके बाद ठीक उसी शाम को रेल मंत्री जो है वो सीबीआई इंक्वायरी के लिए जो है वो रेकमेंड करते हैं, क्योंकि तो जब वो सीबीआई इंक्वायरी के लिए रेकमेंड करते हैं तो इसका जाहिर सा एक जो सामने आता है जो कहा जा सकता है कि मैं जो ये पूरा है ये सिर्फ तकनीकी खराबी को लेकर के नहीं है, तकनीकी तौर पे इसे खराब किया गया इसको लेकर के नहीं है, क्योंकि सीबीआई आम तौर पर उन केसेस को देखती है जिसमें किसी तरीके की कोई ऐसी बात हो जिसमें किसी तरीके का ह्यूमन एंगल हो, यानी कि ऐसी गतिविधि जो कि असामाजिक हो। तो आप समझ सकते हैं कि अब जब सीबीआई के साक्ष्य जो है साक्ष्य है वो घटना स्थल पर मौजूद होंगे, क्योंकि इतना बड़ा रेल हादसा उसके बाद हलवे हैं जो रेलगाड़ियां हैं उनको हटाने का काम, फिर रेस्टोरेशन का काम, तो जो साक्ष्य है उसे इकट्ठा किया जाए। साक्ष्य ऐसा ना हो कि धीरे धीरे करके वो साक्ष्य धूमिल हो जाए, उनको कहीं हटा दिया जाए। तो कारण क्या है, सीबीआई की जो टीम है ये घटना स्थल पर मौजूद है और लगातार जो है सीबीआई की टीम वो इसकी छानबीन कर रही है, तफ्तीश कर रही है कि किस कारण से हुआ, किस जगह पर क्या डैमेज हुआ, कौन सी बोगी कहाँ पे टकराई, किसका डिरेलमेंट हुआ, क्या मालगाड़ी भी मूवमेंट में थी या फिर कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन ही आके उससे टकराती है, जो हावड़ा बेंगलोर हावड़ा दुरंतो की क्या स्पीड रही, उसके जो तमाम लोग हैं घटना स्थल पर एक बार जांच करने के बाद। और मैं आपको ये भी बताता हूँ जो फॉरेंसिक की टीम है वो भी जो है कल जो है यहाँ पर पहुंची थी। जो फॉरेंसिक की टीम है उन्होंने भी यहाँ का जायजा लिया था और आज भी जो फॉरेंसिक की टीम है वो भी जो घटना स्थल है वो भी साक्ष्य जो है वो भी उसको इकट्ठा करी है। तो एक आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी घटना है और इसको लेकर के जो स्वतंत्र जांच एजेंसी सीबीआई है इसको इसकी जांच शुरू की जा चुकी है। और अब आगे देखिए कि रिपोर्ट सीआरएस का भी आएगा, सीबीआई भी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और इंडिपेंडेंट एजेंसी भी। अभिषेक, क्या अभी तक कोई रिपोर्ट सौंपी गई है जिसके आधार पर सीबीआई आगे की जांच कर रही है? देखिए सीआरएस की अपनी, रेलवे की अपनी एक रिपोर्ट होती है और इंडिपेंडेंट एजेंसी भी अपना ये काम कर रही है। जहां तक जब सीबीआई इन्वॉल्व होती है तो जो रेलवे जिस भी डिपार्टमेंट का होता है ये उम्मीद जताई जाती है कि वो सारे जो भी उनके पास साक्ष्य वो सीबीआई को बताएंगे, उनके साथ साझा करेंगे, उन्हें सपोर्ट करेंगे। हालांकि उनकी जो जांच है सीआरएस की वो अपने लेवल पे होगी, उनका जो जांच का तरीका है जिस तरीके से पहले के किसी भी मामले में हादसों को लेकर के सीआरएस करा है वो वैसे ही रहेगा। लेकिन सीबीआई के साथ सीबीआई को जो भी सीबीआई को उनसे जरूरत होगी, जिस भी जानकारी की जरूरत होगी वो जो है सीआरएस जो है वो उनसे सीबीआई से साझा करेंगे, ताकि चूंकि देखिए सीबीआई जो है वो तह तक जाएगी। ऐसा नहीं है, सीआरएस का काम होता है कि रेलवे के अंदर क्या कमी थी, रेलवे के लोगों द्वारा तकनीकी तौर पे या किस कारण से, वो सीआरएस सिर्फ रेलवे की इंक्वायरी करेगी। लेकिन जब सीबीआई इन्वॉल्व होती है तो सिर्फ रेलवे की बात नहीं होती, वो स्थानीय से लेकर के दूसरे डिपार्टमेंट या जिससे भी ताल्लुक हो इस घटना का उन सबको सीबीआई उनकी जांच करती है। तो रेलवे से बाहर का भी जो लोग हैं क्या वो भी इसमें इन्वॉल्व है? सीबीआई का साफ साफ मतलब यही होता है कि कोई ऐसी घटना जिसके को अंजाम दिया गया, जिसने अंजाम दिया और उसके पीछे अंजाम देने वालों के पीछे क्या किसी का हाथ है, तो ये तय तक जो चीज है वो सीबीआई को सुपुर्द किया गया और इसमें रेलवे की जो जांच एजेंसी है पूर्ण सहयोग करेगी। बिल्कुल, सीबीआई की टीम लगातार यहाँ पर जिस तरह से पहुंचने के बाद अब वहां पर जांच कर रही है, ऐसे में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अभी तक सीबीआई के सामने आए हैं जिसके आधार पर वो आगे की कार्रवाई और जांच करती हुई नजर आ रही है? देखिए, जहां तक मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊं गौरव की सीबीआई की इंक्वायरी जो है बिल्कुल ही अलग होती है, इसमें किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, वो अपने हिसाब से उनकी पूरी इंक्वायरी छानबीन जो भी साक्ष्य है वो जुटाए जाते हैं। अब फिलहाल सीबीआई की जो प्राथमिकता है वो ये रही है कि जो ट्रैक की जो स्थिति थी वो क्या थी, जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको कैसे, उन चीजों को साथ क्या छेड़छाड़ हो सकता है, कैसे लूप लाइन पे जो है ट्रेन आ सकती है, जो टेक्निकल चीजें हैं, साथ साथ जो इम्पैक्ट हुआ उस समय जो चश्मदीद है उन लोगों की
का जो बयान है वो होगा। तो तमाम चीजें हैं। देखिए, एजेंसी है सीबीआई, स्वतंत्र एजेंसी है, बहुत बड़ी एजेंसी है, कई बड़े बड़े जो षड्यंत्र है उनका उन्होंने पर्दाफाश किया है। तो और ये इतना भीषण दुर्घटना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पे कहा था जब वो इस घटनास्थल का दौरा किया, हॉस्पिटल का दौरा किया उन्होंने, कि जो भी दोषी है उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। रेल मंत्री ने भी इसी बात को दोहराया कि आइडेंटिफाई तो कर लिया गया है, लेकिन रिपोर्ट जो है उसे सार्वजनिक होने दीजिए, उसके बाद जो है कल्प्रिट को सजा होगी, कठोर से कठोर सजा होगी। अब सीआरएस की जो रिपोर्ट है, सीआरएस की जो इंटरनल रिपोर्ट है वो अपने जगह पे वो भी सार्वजनिक होगी, लेकिन अब चूंकि सीबीआई में मैटर है, सीबीआई के पास आ गया, तो अब इस पूरे रिपोर्ट का जो खुलासा है वो सीबीआई ही करेगी। और सीबीआई जो तमाम जो पहलू है, चाहे सीआरएस से संबंधित हो, चश्मदीद से संबंधित हो, स्थानीय लोग, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पीछे ड्राइवर से लेकर के जो तमाम लोग जो ट्रेन के अंदर सफर कर रहे थे, उन सब का इसमें बहुत सारा उन तथ्यों के साथ सीबीआई गुजरेगी। और फिर उसके बाद जो है घटना स्थल पे एक एक चीजों का को देखा जाएगा, जो आपके फॉरेंसिक टीम है उनके साथ उनका कोऑर्डिनेशन होगा, किस तरीके से कैसे रहता है, और अभी जो बोगियां जो डिरेल हुई है उनका भी निरीक्षण होगा। तो काफी कुछ एक प्रोसेस है जो कि सीबीआई अभी फॉलो करेगी। बिल्कुल अभिषेक, क्या टेक्निकल क्राइटेरिया भी यहाँ पर फोकस में रखा जाएगा इस पूरी जांच के दौरान? बिल्कुल गौरव, देखिए टेक्निकल फॉल्ट ही अगर कोई किसी चीज को, रेल जो है वो बिल्कुल एक टेक्निक से चलती है, तकनीक से चलती है। चलाने वाले जरूर इंसान होते हैं लेकिन चलती तो तकनीक से। तो तकनीक में कहाँ फेरबदल किया गया, तकनीक के साथ कहाँ छेड़छाड़ की गई, कौन कर सकता है इस छेड़छाड़ को, किस लेवल पे कर सकता है, कितना उस जो करने वाला है उसकी समझ कितनी है, उसकी योग्यता कितनी है, क्या उसे ये ट्रेनिंग दी गई। देखिए, बहुत सारे तथ्य जो है अभी आएंगे, उसका खुलासा होना है, और ये बहुत जल्दबाजी होगी कि इन चीजों का आकलन किया जाए। लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि अब जब सीबीआई पूरे मामले को देख रही है तो बहुत जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा, और अगर कोई दोषी है उसके पीछे किसी का सपोर्ट है, किस कारण से, ये बहुत जल्दी सामने आने वाला है। बिल्कुल अभिषेक, साफ तौर पर क्योंकि ये काफी बड़ी दुर्घटना थी और कहीं ना कहीं इसमें जो आरोपी होंगे, जो दोषी इसमें पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा और यही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कहा। तो ऐसे में सीबीआई के लिहाज से अगर हम बात करें, सीबीआई किस तरह से आगे की कार्रवाई करती हुई नजर आएगी और कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिन पर सबसे ज्यादा फोकस सीबीआई का रहेगा? देखिए, जो अभी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि घटनास्थल पर जो है वहां पर 10 सदस्यीय सीबीआई की जो टीम है वो मुआयना कर रही है, और अलग अलग जो है फेज में अलग अलग जगहों पे जो है उनका निरीक्षण चल रहा है। प्लेटफॉर्म से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी के अंदर ये पूरा जो है घटना घटता है। तो प्लेटफॉर्म के समय, प्लेटफॉर्म पर उस समय क्या स्थिति थी, प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से लोग मौजूद थे, कौन कौन से अधिकारी थे, इसके कौन कौन सी गाड़ियां थी, इसके पहले कौन सी गाड़ी गई, इसके बाद कौन सी गाड़ी गई, तब ट्रैक का कंफिगरेशन सिस्टम क्या था, जब ये बाल गाड़ी आके लगती है तब उसका जो है उसकी समय क्या थी, उसे इस कारण से रोका गया, और कब उसे पास ऑन होना था, सिग्नल की क्या स्थिति, सिग्नल तो खराब नहीं था, सिग्नल के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुआ, जो ड्राइवर की जो बात होती है हर वो वॉकी टॉकी भी होता है। तो तमाम कई सारे पहलू है गौरव, जिसपे कि अभी परीक्षण जारी रहेगा। बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। आप नजर बनाकर रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ न्यूज़ 10 में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। 21